Okay, today we'll continue with the unit 3, glimpses of the past. मतलब जो समय बीत चुका है उसकी हम झलक देखेंगे आज। जो हम पीछे छोड़ आए हैं उसकी आज एक फिर से झलक। Before you read, here are some pictorial glimpses of the history of our country from 1957 to 1857. These pictures and speech bubbles will help clarify your understanding of the conditions that led to the event known as the First War of Independence in 1957. तो ये जो कुछ झलक है वो एक ऐतिहासिक जो हमारे जीवन में पहले ज़माने घट चुकी है उसके बारे में बताया गया है। ये बात हो रही है 1757 से 1857 की। ये पिक्चर्स आपको दिखाई दे रही हैं। ये उस पिक्चर्स में वो बुलबुलें हैं जो घट चुके हैं उसके बारे में हमें अच्छी तरह से समझाया गया है। वो किस परेशानियों से और किस तरह से उन्होंने अपना फर्स्ट वॉर इंडिपेंडेंस का इस दुनिया में लाया और वो था 1857 में। द मार्टर्स मतलब क्या होता है? अ पर्सन हु इज़ किल्ड बिकॉज ऑफ देयर रिलीजियस एंड अदर बिलीव्स। मतलब उस इंसान को मौत दी जाती है जो किसी धर्म या जो चीज़ें उनसे लागू नहीं होती है, उनके धर्म में माना नहीं जाता है, उस इंसान को मौत दी जाती है। उसे कहा जाता है मार्टर्स। एट अ फंक्शन इन दिल्ली, ये हमें जो फंक्शन चल रहा था दिल्ली में उसके बारे में ये पिक्चर है। ओ माई कंट्रीमैन, let your eyes fill with tears as you recall the sacrifices of Indian countries। तो यहाँ पर वो जो खड़े हैं वो बोल रही हैं हर एक नागरिक को कि अपनी आंखें आपने भर ली हैं और आप वो जो लोगों ने अपने लड़ाई के लिए जो जान गंवाई है, जिसने अपना पूरा सहयोग दिया है और इस इंडिया के लिए अपनी जान गंवाई है, उसके लिए आप आंसू बहा रहे हो। द कंपनीज कॉन्क्वेस्ट 1757-1849। कंपनीज कॉन्क्वेस्ट मतलब विजय प्राप्त होना। वो विजय प्राप्त किस तरह से पाए हैं उसके बारे में यहाँ पर कहा गया है। विथ द सुपीरियर वेपन्स द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एक्सटेंडिंग इट्स पावर इन 18th सेंचुरी इंडिया। यह उस समय की बात है जब ब्रिटिश सरकार हमारे ऊपर लड़ाई की घोषणा कर चुकी थी और ये 18 सेंचुरी की बात है। उन्होंने अपने हथियारों से पूरे भारत में चारों तरफ फैला चुके थे और वो भारत पर कब्जा कर रहे थे। इंडियन प्रिंसेस वे शॉर्ट साइटेड दैट अपसेट राजा बाह कॉल द इंग्लिश मर्चेंट्स दे विल हेल्प मी टू डिफीट हिम। तो इस बात से जो भारत के सिपाही थे, राजा थे, वो थोड़े चिंतित हो गए थे और उन्होंने इस कारण यह सोचा कि हम कुछ बाजुई देश से मदद लें और वो हमें इस इंग्लिश मर्चेंट से लड़ाई करने में हमारी मदद करेंगे और हम यह कोशिश करेंगे कि हम उनको हरा दें। द पीपल हैड नो पीस ड्यू टू सच कॉन्स्टेंट फाइट्स। वहाँ पर किसी को शांति नहीं थी
यह सोच के कि लड़ाई होगी और इसमें कितनों की जान जाएगी और इस लड़ाई को जीतने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, किस तरह से लड़ाई करनी चाहिए, यह सोचने के लिए उनके लिए मन में उनकी थोड़ी भी शांति नहीं थी। हर पल वो यही सोचते हैं कि इनके बारे में कैसे हम इनको कैसे हराए, किस तरह से हराए, किन की मदद लें। The rivalries helped the East India Company and it could easily subdue Indian princes one by one. जो दुश्मन देश थे उन्होंने मदद लेकर आराम से बिना किसी मुश्किल से सबड्यू मतलब वश में कर लिया। उन्होंने कितनी रानियों को अपने वश में कर लिया, एक कर लड़ाई करते गए और अपनी वहाँ की जो रानियाँ थी उनको अपने वश में कर रहे थे। अ फार सीइंग रूलर लाइक द ब्रेव टीपू ऑफ मैसूर फॉर द ब्रिटिश टिल ही डाइड फाइटिंग। उसमें से एक जो बहुत ही ब्रेव सुल्तान था, टीपू सुल्तान, वो मैसूर का था। उसने बहुत मेहनत की और जब तक वो जान ना दे तब तक उसने लड़ाई की, लड़ाई करता रहा और उसने इस लड़ाई में अपनी जान भी गंवा दी। थैंक गॉड देयर इज पीस इन द कंट्री नाउ, नो मोर वॉर्स एंड नो लूटिंग बाय थिंग्स, इट इज गॉड हु सेंट द ब्रिटिश, आवर डेस्टिनी इज लिंक्ड विद देम, हाउ डिड इंडियंस रिएक्ट टू दिस कॉन्क्वेस्ट। फिर जब उसने विजय पाई की तब उन्होंने भगवान का शुक्रिया किया, कहा कि अब हमारी कंट्री को शांति मिली है और चाहते हैं कि यहाँ पर कोई लूट मार ना हो और कोई यहाँ पर हमको ठगने ना आए। वो भगवान ही है जिसने यहाँ से ब्रिटिश को भगा दिया है और हमारा नसीब, हमें यह जीत हासिल हुई है और हमने यह इस पर अपनी विजय पा ली है। द वाइट मैन हैज़ किल्ड और थ्रेटन्ड आवर किंग्स, सम किंग्स वे नॉट गुड बट आफ्टर ऑल दे वे ऑफ दिस लैंड, नाउ वी हैव बिकम स्लेव्स ऑफ फॉरेनर्स। थोड़े गोरे लोग यहाँ पर आए थे, उन्होंने हमारे जो गद्दी पर से भी हमें निकाल दिया था और हमें गद्दी से निकालकर वो खुद राजा बन गए थे। और थोड़े राजा बहुत अच्छे थे, पर कैसे भी हो, हमें उनको अच्छे हो या बुरे हो, वो हमारे राज्य में आए थे, इसलिए हमें उनको इस हमारी धरती से निकालना ही पड़ा है। पर क्या करें, हम फिर भी उनके थोड़े समय के लिए उनकी मजदूर बन के रहे थे। ब्रिटिश रूल, फिर आया ब्रिटिश रूल 1765-1836। उस साल में वो ब्रिटिश रूल आ गया। तब रिलीजियस लीडर्स प्रीच्ड आइडियाज़ लाइक अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज। जब वो आए तब उन्होंने सभी लोगों के अंदर यह डाल दिया था कि अछूत क्या है, अछूत लोगों को से दूर रहो और बाल विवाह करने के बारे में यह वो सभी लोगों के अंदर दिमाग में डालने लगे। एनीवन हु क्रॉसेस द सीज लूजेस हिज रिलीजन। फिर वो उन्हें ये समझाने लगे कि कोई भी यह नदी दरिया पार करता है वो अपनी जो धर्म है वो धर्म छोड़ देगा। ऑल द मिसरी इन द वर्ल्ड इज़ ड्यू टू वुमन। यह जब जो भी हो रहा है, जो भी नहीं होना है वो हो रहा है, वो सब किस कारण हो रहा है, इन औरतों के लिए हो रहा है। द ट्रूथ वॉज दैट द इंडियन हैड लॉस्ट सेल्फ रिस्पेक्ट, द ब्रिटिश कॉन देम। यह सब हो रहा था, वो सही बात है कि सभी जो भारतीय थे वो इन ब्रिटिश की बात सुनकर अपना सब कुछ धर्म
और औरतों के प्रति सब कुछ भूल रहे थे। कौन मतलब अपमान। वो फिर ब्रिटिश की बात सुनकर औरतों की इज्जत नहीं करते, उनका अपमान करते थे। Being merchants, the British wanted quick profits. Their heavy taxes forced farmers to abandon their fields. इससे वो अपना ही फ़ायदा ढूंढ रहे थे। वो सभी जो मर्चेंट्स थे वो ब्रिटिश उन पर हुकूमत चलाते थे और अपना फ़ायदा देखते थे। वो ज़्यादा लोगों से उसके टैक्स ले रहे थे, मजदूरी का टैक्स ले रहे थे और जो किसान थे उनको अपने खेतों से निकाल रहे थे। अबांडन मतलब रद्द कर रहे थे, वो उनको अपने खेतों से निकाल